पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। नमस्कार। पूरे भारत के जो अपने किसान भाई हैं, इनके लिए हमने जो अभी प्रयास जारी रखा है, वो प्रयास है कि हम ये हमारे भारतीय किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा खेती के बारे में, हर चीज़ के बारे में, खेती में होने वाली हर नैसर्गिक अनैसर्गिक सारी चीज़ों के बारे में संशोधित ज्ञान प्रदान करें, और जिससे कि हमारे किसानों को डिसीजन लेने में आसानी हो। साथ ही वो जो भी उनके खेती के कामों में नैसर्गिक जो बाधाएं आती है, कृत्रिम बाधाएं आती है, इनके ऊपर उपाय योजना भी करें। इसके लिए हमने आज प्रयास किया है कि आज जो वातावरण बना हुआ है भारतवर्ष में, हम जैसे जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ वातावरण की ऋतु चक्र काल सिस्टम है, और इसमें 3 प्रकार के ऋतुओं का चक्र है। और इसी ऋतुमान के अनुसार बारिश के बाद ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है। तो शुरुआती हम देखें तो साल के दरम्यान में शुरुआत गर्मी से होती है, गर्मी के बाद बारिश, और बारिश के बाद ठंडी। ऐसे 3 ऋतुओं से हमारे भारतवर्ष में हमारी वातावरण कक्षा बदलाव में अपना अपना विज्ञापन करती रहती है, अपना ज्ञान प्रदान करती है, अपने कर्म करती है, और इन वातावरण की बदलाव की कक्षा में अपने अपने प्राणी मात्रा, वनस्पति, साथ ही मनुष्य प्राणी भी कुछ जगह पे सफर भी होता है, यानी दिक्कत में भी आता है, और कुछ जगह में उनके फायदे भी है। वैसे खेती में काफी क्रॉप है, यानी फसलें हैं जिनको इन ठंडी के मौसम का फायदा होता है। अगर ठंडी अच्छी आती है तो उसमें स्टार्च की डेवलपमेंट काफी बढ़िया मानी जाती है, और स्टार्च क्रॉप में ही सबसे ज्यादा फायदा ठंडी का माना जाता है। जैसे पोटैटो है, जैसे टी है, कॉफी है, ऐसे जो फसलें हैं, जैसे जो दाल वाले जो फसलें हैं, इनमें सबसे ज्यादा फायदा ठंडी का माना जाता है, और ठंडी के होने से इसमें ऑयल और स्टार्च, इनकी डेवलपमेंट काफी मात्रा में बढ़ जाती है। हम बात करते हैं आज भारतवर्ष में जो किसान हैं आज कमर्शियल क्रॉप करते हैं, एनुअल क्रॉप करते हैं, इसमें लेकिन काफी दिक्कतें आपको दिखने को मिलती है। जैसे नए क्रॉप की फसलें अभी लगने की तैयारी में है, जैसे पेड़ पौधे नर्सरी में पौधे बन रहे हैं, वहां पे अगर देखा जाए तो वहां की फायदे क्या है, नुकसान क्या है। रिप्लांटेशन किया जा रहा है कई जगह पे, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जहां पे ऑलरेडी प्लांटेशन हो चुका है, साल की फसल है और प्लांटेशन हो चुका है, उसमें क्या दिक्कत है। तो इन सारी चीजों को हम थोड़े से संक्षिप्त रूप से हम देखें, और संक्षिप्त रूप से अगर इसको हम जाने, इसलिए हमने स्टूडियो का ये जो वीडियो बनाने की जो परियोजना बनाई, इसका कारण ही यह है कि विस्तृत तरह से इसको हम समझें। तो जाके हम ऑन फील्ड जो भी वीडियो चलते हैं, या जो हमें दिक्कतें नॉलेज मिलती है, उसमें हम इससे कनेक्ट हो सके और उसको डीपली समझ सके। तो हमें समझना है कि जो जहाँ पे नर्सरी में अगर हम सीडलिंग करते हैं, नर्सरी में हम पेड़ पौधे लगा, यानी सीड सोइंग करते हैं, साथ ही हम खेतों में भी सीड का सोइंग करते हैं, तो दोनों में सबसे पहली दिक्कत अभी आएगी कि सोइंग में जर्मिनेशन का दिक्कत शुरू हो जाएगा, यानी जर्मिनेशन रिड्यूस होता है। लो टेम्परेचर में जर्मिनेशन लो होने का दिक्कत क्यों है? इसका एक बेसिक रीजन है। इसका बेसिक रीजन क्या है कि लो टेम्परेचर में टेम्परेचर कम आता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि पानी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाता है। पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, तो हमारी जो पहली दिक्कत शुरू हो जाती है कि सोल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पानी के अंदर हर चीज सोल्यूबल कम होना चालू हो जाती है, और वो कम जब सोल्यूबल हो जाती है, तो जो जर्मिनेशन के लिए, यानी सीड से पौधे बनने के लिए, जो पैदा होने के लिए जो सबसे बड़ा काम होता है, वो क्या होता है कि जो उसकी ऊपर वाली परत होती है, यानी कवच होता है, इस कवच से अंदर पानी जाके उसके अंदर जो ऑक्सीजन की लेयर है, उस ऑक्सीजन की लेयर को डाइल्यूशन में लाके, यानी वो पानी में डिसॉल्व होके उससे जो बनने वाले काफी ऑक्सीजन है, वो क्या करते हैं, सीड की डॉर्मेंसी को ड्रॉप करते हैं, और उससे फिर पौधा बनता है। जब ठंडी बढ़ती है तो ये जो पानी है, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है।
जब रिड्यूस होता है तो इसकी सोलिबिलिटी ड्रॉप होती है, साल्ट इसमें सोल्यूबल होना कम हो जाते हैं। यानी ठंडे पानी में कोई भी चीज हम सोल्यूबल करने जाओगे तो वो इजीली सोल्यूबल नहीं है। जैसे उसको गर्मी देते हैं तो उसमें काफी बड़े बड़े सॉल्ट जो लो सोल्यूबल है या कम सोल्यूबल है वो भी अपने आप सोल्यूबल होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पानी के अंदर जब टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी बनती है, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि प्रवाहित होने का काम करती है, और प्रवाहित होने से कोई भी सॉल्ट पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। अभी क्या होता है कि जब ठंडी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, बननी कम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर एनर्जी नहीं है, और एनर्जी ना होने से पानी के अंदर की सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए पेड़ पौधों में सबसे पहला सोइंग के बाद अभी जर्मिनेशन में काफी दिक्कत आती है। तो अभी क्या करना है, इसके लिए सोल्यूशन क्या है? जो भी किसान भाई अभी इस वक्त में सोइंग करना चाहते हैं तो वो पहला काम ये करे कि एक तो जो सीड है उसको, अगर ट्रीटेड सीड है, ट्रीटेड अभी क्या है कि हाइब्रिड जिसे वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के जो सीड आते हैं वो ट्रीटेड होते हैं। उसके ऊपर क्या ट्रीट होता है? तो गौचू ट्रीट होता है, कैप्टन के ट्रीटेड होते हैं, या कोई फफूंदीनाशक इसमें ट्रीट होता है। इसकी ट्रीटेड जो सीड है, इस जो सीड को आपको करना क्या है कि इसको पानी में डिप नहीं करना है, नहीं तो उसकी जो ट्रीट चीज है वो गायब हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो बटर पेपर है, इस बटर पेपर को पहले आपको बटर पेपर लेना है, उसके बाद आपको लेना है जो नारियल की उसकी ऊपर वाली छिलका है, कात्या बोलते हैं, उससे बनने वाली जो बोरी है, इस बोरी को लेना है, और इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट करनी है। सीड को बटर पेपर पे फैलाना है, बटर पेपर उस जो बोरी है उसके ऊपर फैलाना है, और ये पहले बोरी जो है, ये बोरी को आपको करना क्या है, फोल्ड करके एक रोल बनाना है, और रोल बनाने से पहले इसमें कम से कम मिनिमम वाटर को छिड़काना है, और इस बोरी को, ये जो बोरी है, इस बोरी को इस तरह से पानी में डीप करना है, गर्म उबले पानी में डीप करना है कि जो पानी अंदर के बटर पेपर तक ना पहुंचे लेकिन उसकी गर्मी वहां तक पहुंच जाए, ऐसे उसको डीप करना है। यानी कुछ ही सेकंड के लिए उस बॉइल्ड वाटर में उसको डीप करना है इस रोल को, और फिर निकाल के आपको उसी प्रकार से रोल को जहां पे ठंडी कम हो और जहां लाइट ना हो ऐसे जगह पे उस रोल को रखना है। 2 से 3 दिन के बाद, जैसे सीड है, कौन से सीड कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं उसका पीरियड आप देख लीजिए। जो हल्के सीड है वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं, वो कुछ 22 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, इस दौरान में उस रोल को फैला के रखिए। आप वहां पे आपको हल्का सा जर्मिनेशन दिखेगा, तो उसको आराम से हल्के हाथ से आप लेबर के थ्रू उसको इसको सोइंग कर सकते हैं या सीड पॉट में डाल सकते हैं। ये पॉट में डाल के उसको फिर भट्टी में लगा सकते हैं। जो नर्सरी वाले हमारे टेक्निकल पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, तो नर्सरी वाले लोगों को काम ये करना है कि इस दरम्यान में आपको जो भी सीडलिंग करते हो या आप जो सीड को सोइंग कर रहे हो, भट्टी लगा रहे हो, तो इस भट्टी के पहले आप उसको एक काम करो कि कम से कम 1000 लीटर पानी में 500 ग्राम जो कली का चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका पानी उस 1000 लीटर में उबलता है वो पानी उसमें डालिए, और इस पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज करिए। तो अभी पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे किया जाए, तो एक आप सोलर का इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर का इस्तेमाल करके एक गुनगुना पानी, जैसे वार्मिंग वाटर जिसका टेम्परेचर मिनिमम 30 के अगल बगल में हो, ऐसा पानी क्रिएट करके इस पानी से भट्टी आप लगा सकते हो। और भट्टी में आपको भट्टी का जो मिक्सचर है, जैसे कोकोपीट है, पिटमॉस है, इसका जो आप बेस मीडिया लेते हो, इस मीडिया के अंदर आपको क्या और चीज लेनी है जो चीज ठंडी से आपको बचाए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जर्मिनेशन को इंक्रीज करे। काफी नर्सरी वाले भाई का मुझे फोन आता है कि सर अभी जैसे ठंडी शुरू हो जाती है, हुई है हमारे यहाँ 30% 40% से जो जर्मिनेशन है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इनको करना क्या है, इनके लिए और क्या चीज है कि जो चीज आपको सबसे इस चीज से बचाती है। तो हमें दूसरा क्या करना है कि जैसे ही ये भट्टी आप लगाते हो तो भट्टी के बाद 3 से 4 माइक्रोन का हिटलॉन बिना भूले ध्यान रखना, हिटलॉन यानी फाइबर की शीट आती है, इस हिटलॉन से पहले इस पूरी जो भी ट्रे है इसको पूरे कवर करो और उसके ऊपर फिर पेपर डाल दो।
और बीच बीच से इसको जहां जरूरत है कम से कम इसको होल डालिए, जिस होल से ब्रीदिंग की गतिविधियां चालू रहे, लेकिन वहां पे वो टेम्परेचर को इंक्रीज करे। और जैसे ही वो टेम्परेचर अंदर इंक्रीज हो जाता है तो जर्मिनेशन की जैसे नॉर्मल टेम्परेचर बारिश और गर्मी में आपको जो जर्मिनेशन मिल रहा था वो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको सोइंग के बाद आप जब ओपन फील्ड में सोइंग करते हैं, वाटरमेलन है, मास्क मिलन है, पोटैटो है, या कोई भी फील्ड क्रॉप की सीड आप जर्मिनेशन आपने सोइंग की है और ठंडी अचानक से बढ़ गई है, तो और क्या करना है? तो और बेसिक चीज एक करनी है कि आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप से 1 केजी कली का चूना, और वहां पे दूसरी चीज सबसे बिना भूले करना है, वहां पे जैसे मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वहां पे लिक्विड लाइम सल्फर यानी कैल्शियम सल्फाइड, जैसे हम पोलन परिवार का जो रिसर्च प्रोडक्ट है क्लीन 20 जैसा, ऐसे क्लीन 20 और कली का चूना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आपको बिना भूले कार्बन को भी प्रेजेंट करना है, क्योंकि वहां पे ये दोनों चीजें बेस यानी अल्कलाइन है, और वहां की जो जहां पे वो गिरेंगे वहां की पीएच, जो जमीन की और पानी की पीएच इन काफी मात्रा में इंक्रीज हो जाती है, और उससे पेड़ पौधों को खाना लेना कठिन हो जाता है। तो ये भी मुश्किल ना हो, इसलिए वहां पे CN रेशियो भी मेंटेन करें, जिससे कि फायदा गर्मी तो बनती रहे, जड़ों को भी यानी रूट को भी कोई तकलीफ ना हो, और अपना काम भी हो जाए यानी जर्मिनेशन भी हो और ग्रोथ भी चालू हो जाए। तो उसके लिए आपको बिना भूले वहां पे एक ड्रेंचिंग या ड्रिप से आपको इस मात्रा में इसमें लिक्विड लाइम सल्फर यानी क्लीन 20 कली का चूना, और इसके साथ आपको देना है मिनिमम लेवल पे आधा लीटर से 1 लीटर। जमीन अगर काली है तो 1 लीटर, जमीन रेड या हल्की है तो आधा लीटर आपको लेना है कार्बन सिलिकेट यानी आपको न्यूट्रीसील जैसा प्रोडक्ट लेना है। इसे हम जहां पे सोइंग कर रहे हैं ऐसे किसानों को ये गतिविधियां बचाने में काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये ठंडी है, इस ठंडी में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ठंडी आने से क्या क्या नुकसान होता है पौधों के यानी एनुअल क्रॉप, बड़े समय के क्रॉप, इसमें क्या नुकसान होते हैं या क्या समस्याएं खड़ी होती है। तो पहली सबसे चीज जो होती है कि जैसे ही ठंडी का मौसम आता है, ठंडी बढ़ती है, तो वातावरण में जो हवा की जो डेंसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हवा की डेंसिटी बढ़ने से और क्या नुकसान होते हैं? सबसे पहला जो नुकसान होता है कि पेड़ पौधों के ऊपर चिलिंग इंजरी बननी चालू हो जाती है, चिलिंग इंजरी बनती है। दूसरी फ्रीजिंग एनर्जी बनती है। तीसरी सफोकेशन होता है। चौथी जो चीज होती है हैविंग हो जाता है। पांचवी जो पेड़ पौधों के अंदर, बॉडी के अंदर पानी का और अनाज का दोनों का ट्रांसपोर्टिंग है वो रुक जाता है। छठी समस्या दिक्कत क्या होती है? पेड़ पौधों के अंदर जो नई सेल बनने की जो प्रोविजन है उसका जो समय है वो बढ़ जाता है और नई सेल बनना कम हो जाती है और पुरानी सेल टूट के मरना चालू हो जाती है। सातवीं कि पेड़ पौधों में डिसऑर्डर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये सारी ठंडी बढ़ने के बाद आने वाली समस्या है। मैंने जैसे रिकॉल करना है तो देखिए, चिलिंग इंजरी होना, फ्रीजिंग एनर्जी होना, सफोकेशन होना, हैविंग होना, उसके बाद वाटर और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट रुकना, उसके बाद सेल मल्टीप्लिकेशन ड्रॉप होना यानी रुक जाना। ये जो सारी बेसिक चीजें, इसके ऊपर फिर दूसरे ये होते हैं समस्याएं, और इन समस्याएं से बनने वाली दिक्कतें क्या बनती है? तो इन समस्याएं से सबसे बड़ी दिक्कत जो बनती है वो क्या दिक्कत बनती है? पहला दिक्कत क्या बनती है? पेड़ पौधों में स्ट्रेस बनता है। दूसरा दिक्कत क्या होता है? पेड़ पौधे खाना लेना बंद करते हैं। तीसरा दिक्कत क्या बनता है? पेड़ पौधों में अनाज बनने की गतिविधियां पूरी तरह से रुक जाती है। चौथा दिक्कत क्या होता है? प्लांट के बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और इसको कब रात को ऑक्सीजन लेने बॉडी लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है प्लांट बॉडी, और दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इस चीज का जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये पूरी तरह से ड्रॉप हो जाती है। और क्या होता है? बॉडी के अंदर इंजरीज यानी छोटे छोटे जख्म यानी इंजरी बनना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है? जड़ों से जो भी
न्यूट्रिशन का बैलेंस करने की, यानी अनाज लेना, ट्रांसपोर्ट करना, लीचिंग एक्सट्रैक्ट जमीन में छोड़ना, राइजोस्फीयर को स्ट्रक्चर को बनाए रखना, ये सारी चीजें ड्रॉप हो जाती है। इससे सारी चीजों से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पेड़ पौधे पूरी तरह से, एक तो इसके सफरिंग में काफी इंजर्ड होते हैं, या तो फिर डाई होते हैं, यानी मरते हैं, या तो जख्मी हो जाते हैं, और पूरी तरह से ग्रोथ रुकती है, और अपनी फसल की जो क्वालिटी है, यानी उसकी जो जिस प्रकार की क्वालिटी हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिलती, और क्वांटिटी तो दूरी है, क्वांटिटी मिलना तो मुश्किल हो जाता है। हम विस्तृत से देखते हैं इन सारी चीजों से कैसे उभरा जा सकता है, कैसे उसके ऊपर हम परियोजना बना सकते हैं। आज हम देखते हैं सबसे पहला समस्या क्या होती है कि चिलिंग इंजरी आती है। चिलिंग इंजरी यानी क्या होना? हमने अभी देखा कि कुछ ही सालों से हम देख शुरू हुए आवाज चिलिंग इंजरी का आवाज हमारे कानों में गूंजना चालू हो गया। यानी क्या हुआ? ये जो चिलिंग इंजरी है हमने पहली बार सुना, एग्रीकल्चर किसानों ने कहां पे सुना? जब हम केला बेचने जाते हैं तो केले में हाल ही में कुछ ही सालों में एक ऊपरी छिलके के परत में जो सेल होती है वो प्रोटेक्टिव सेल डैमेज होके डाई होके उसके एक रेड स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं, यानी प्रोटीन जो है और प्रोटीन लैप्सेट जो है टूटता है और वो वहां पे डैमेज होता है, तो उसका कलर रेड होता है, तो वो दिखना चालू होता है। तो उसको हमने चिलिंग इंजरी का नाम दिया, यानी चिलिंग की ये इंजरी दिखी तो हम समझ गए कि यार चिलिंग इंजरी नाम का कुछ होता है ठंडी की वजह से। लेकिन चिलिंग इंजरी खाली फ्रूट के ऊपर ही नहीं आती है, लीफ के ऊपर यानी पत्तों के ऊपर भी आती है, जड़ों के ऊपर भी आती है, साथ ही साथ स्किन के ऊपर यानी थड़ के ऊपर भी आती है, साथ ही साथ फ्लावर्स के ऊपर भी आती है। यानी बॉडी के जहां जहां ओपन जो सेल वॉल है, ओपन सेल वॉल जहां जहां खुली सेल वॉल है, वहां पे सारी जगह पे जो है चिलिंग इंजरी आती है। और ये चिलिंग इंजरी करती क्या है? इस वातावरण में 20 से धीरे धीरे घटते 15 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जब जाता है, तो 15 सेंटीग्रेड से जब नीचे टेम्परेचर जाता है तो बॉडी के अंदर पानी का ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे धीमा हो जाता है, अनाज का ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी बॉडी के अंदर जो अनाज ट्रांसपोर्ट करने वाली, यानी इधर से उधर ले जाने वाली, और पानी को इधर से उधर ले जाने वाली जो भी गतिविधियां है वो धीमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। अभी पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है तो अनाज जो है न्यूट्रिशन है उसका सोल्यूबलाइजेशन घट जाता है, यानी पानी के अंदर घुलने की प्रक्रिया कम हो जाती है, साथ ही ट्रांसपोर्टिंग भी कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है या धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी के बहु अंगों को अनाज मिलने, नया अनाज बनाने की प्रक्रिया या अनाज मिलने का काम रुक जाता है और बॉडी की पूरी तरह से ग्रोथ रुक जाती है। फिर क्या होता है कि बाहरी अंगों का जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाएं यानी सेल, पेशियां, इन कोशिकाओं को प्रोटेक्शन मिलना कम हो जाता है, क्योंकि पानी की ट्रांसपोर्ट कम हुई तो बॉडी में पानी की मात्रा घटनी चालू हो जाती है और पूरी तरह से बॉडी फ्राइड हो जाती है। और जब फ्राइड हो जाती है तो अपने आप ये कोशिकाएं ड्राई होके डेड होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बॉडी की पेशियां कोशिकाएं डेड होती है तो अपने आप बॉडी सिकुड़ते हुए इंजर्ड होना शुरू हो जाती है और येलो होके, पीली होके बॉडी के बहु अंगों में पूरी तरह से बड़ी बड़ी जख्म बन के बॉडी डाई की तरफ यानी सूखने की तरफ यानी मरने की तरफ यानी टेम्परेरी सस्पेक्टेड या परमानेंटली सस्पेक्टेड की ओर निकल जाती है। दूसरे चिलिंग इंजरी से और क्या नुकसान होता है? जब चिलिंग इंजरी धीरे धीरे सारी पेशियां यानी कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाती है बॉडी की बाह्य अंगों की, तो बाहर की इस ठंडी का प्रोटेक्शन टूट के ये ठंडी अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है और फिर जब अंदर की सेल वॉल को ये ठंडी टच करती है तो बॉडी के अंदर की जो प्रोटीन की लेयर है वो पूरी तरह से टूटती है और पूरी तरह से बॉडी खुली ही सूखनी शुरू हो जाती है। ये होता है चिलिंग इंजरी। फ्रूट के ऊपर हो, बॉडी के ऊपर हो, ये चिलिंग इंजरी का सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा अभी होती है फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी ने क्या कि जब टेम्परेचर अभी 15 तक आया तो चिलिंग इंजरी आई, अभी 15 से नीचे घटते वो 10 का आंकड़ा पार करके नीचे जब आता है
तो पूरी तरह से हवा के अंदर की जो पानी की मात्रा है वो क्रिस्टलाइन होनी चालू हो जाती है, यानी इसके नैनो क्रिस्टल फिर माइक्रो क्रिस्टल बनते हैं। और ये जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं तो जो बची कुची सनलाइट की एनर्जी है ये क्रिस्टल से होके वो परावर्तित होके ऊपर की ऊपर ही रह जाती है और टेम्परेचर सनलाइट जमीन की तरफ आता ही नहीं, यानी सुबह सुबह का जो धुमस वाला वातावरण बनता है, यानी सभी जगह पे ऐसे दिखता है कि 5 फीट 2 फीट 4 फीट का सामने वाला, कभी कभी सुबह ऐसा दिखता है कि सामने 2 फीट का भी कुछ दिखता नहीं। इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्रीजिंग होना, यानी फ्रीज होना। तो इससे फ्रीज होता है, यानी क्या फ्रीज होता है, पानी जो है हवा के साथ क्रिस्टलाइन मूवमेंट में आता है और क्रिस्टलाइन होने से हवा पूरी तरह से डेंस हो जाती है और इसकी वजह से क्रिस्टल के ऊपर सामने वाली हर जो प्रतिबिंबित चीज है वो रुक जाती है और अपने को दिखना भी बंद हो जाता है, पेड़ पौधे के तरफ लाइट आना भी बंद हो जाती है, पूरी तरह से रुक जाती है। और जैसे पेड़ को हमने ढक के रखा है ऐसे पेड़ पूरी तरह से ढका बंदा पड़ जाता है और इस फ्रीजिंग इंजरी बनती है। और इस फ्रीजिंग जो इंजरी होती है वो काफी डीप तक बनती है, यानी जब ये क्रिस्टल पेड़ पौधों के ऊपर अपनी परत बनाते हैं तो ये पेड़ पौधों के ऊपर के से ऊपर वाली परत, उसके अंदर की परत और तीसरी परत, अभी जो चिलिंग इंजरी थी 15 तक वो हमने देखा 2 परत तक नुकसान पहुंच सकता है। अभी जब फ्रीजिंग एनर्जी आती है तो उसके भी अंदर डीप तक तीसरी लेयर को भी तोड़ देती है और वहां पे जो होती है पानी और हवा को यानी पानी और अनाज को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो चीजें होती है वो स्किन के तीसरे लेयर में होती है और वो तीसरे लेयर से जब ये जो फ्रीजिंग एनर्जी है वो तीसरे लेयर तक तोड़ मरोड़ करती है और जब ये तीसरे लेयर पे तोड़ मरोड़ करती है तो जाके बॉडी जो टेम्पररी सस्पेक्ट नहीं होती है ये परमानेंटली डाई होनी चालू हो जाती है। ये काफी डीप तक आपको इंजर्ड करती है, पेड़ पौधों को इंजर्ड करती है और फिर ये जो इंजरी है ये फ्रीजिंग की इंजरी है वो मौसम खुलने के बाद हमारी परियोजना के बाद भी इजीली उससे हम निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जब काफी कुछ चीजें सुनते हैं तो सुनते वक्त हमें डीप में इसकी जानकारी नहीं होती है तो कौन से समय में क्या उपाय योजना करनी चाहिए वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इससे हमारी फायदे से ज्यादा नुकसानें बढ़ती है, तो हमें इसको डीपली समझने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है सफोकेशन। सफोकेशन यानी क्या होता है कि जब टेम्परेचर वातावरण से ये फ्रीज होना या चिल्ड होना ये चीजें हो जाती है तो वातावरण में जो हवा की जो कक्षा है इस हवा के कक्षा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन की जो कक्षा है वो भी घटना शुरू हो जाती है और ये ऑक्सीजन कोएग्रेट होता है, यानी हवा और पानी के साथ इकट्ठा होके अंदर फंस जाता है। और जब वो ये अंदर फंसता है तो बॉडी को, जो क्रॉप की बॉडी को है, प्लांट की बॉडी को है, ये बॉडी को जो रेस्पिरेशन करना है, अंदर की चीजें बाहर छोड़नी है, बाहर के अंदर, दिन में अलग रात में अलग, ये दोनों चीजें में रुकावटें बनती है और बॉडी में सफोकेशन होता है, यानी बॉडी टॉक्सिक चीजों को पैदा करती है, यानी बॉडी से बाहर निकलने के लिए जो रास्ते चाहिए थे वो ये फ्रीजिंग मूवमेंट से यानी चिलिंग मूवमेंट से यानी चिल्ड मूवमेंट से रुक गई और उसके वजह से बॉडी ने जो बॉडी से बाहर छोड़ने की चीजें थी वो छोड़ नहीं पाई और अंदर जो ऑक्सीजन लेना था वो नहीं ले पाई। इसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिक गैस बनते हैं और इस टॉक्सिन जब बॉडी में बढ़ने चालू हो जाते हैं तो बॉडी पूरी तरह से सफोकेट होती है यानी टॉक्सिक बनती है, यानी टॉक्सिक बननी चालू हो जाती है और बॉडी के अंदर काफी मात्रा में बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं और बॉडी पूरी तरह से विषारी बननी चालू हो जाती है और इससे बॉडी के अंदर की डिसऑर्डर्स जनरेट होनी शुरू हो जाते हैं, यानी विकृतियां बननी बॉडी में शुरू होती है। इसको बोलते हैं सफोकेशन। फिर होते हैं हैविंग। जब हैविंग जो है यानी हैविंग ने क्या, मैंने थोड़ी शुरू में बोला कि जो लाइट आनी चाहिए थी बॉडी के अंदर, यानी पेड़ पौधों के पत्तों के तरफ जो लाइट आनी चाहिए थी वो लाइट आई ही नहीं। क्यों नहीं आई? ऊपर जो बर्फ यानी क्रिस्टलाइन परत बनी या पानी की परत बनी और वो फ्रीज हो गई तो उसकी वजह से लाइट पत्तों तक पहुंची मुश्किल से, तो भी पत्तों के ऊपर से परावर्तित होकर निकल गई। इसकी वजह से बॉडी के अंदर लाइट पहुंची नहीं
और लाइट ना पहुंचने से बॉडी ने फोटोसिंथेसिस बनाने की प्रक्रिया गवा दी। फिर और क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से लेकिन बॉडी वार्म भी नहीं हुई, इसकी वजह से बॉडी ने अपनी सारी गतिविधियां ड्रॉप की। ये बेसिक जो है बॉडी के अंदर नुकसानें बनती है और इससे हमें दिखता है पेड़ पत्ते जलना, पत्तों की बॉर्डर जलना, फ्रूट क्रैक जाना, सीधे आड़े क्रैकिंग बनना, फ्लावर के ड्रॉपिंग होना, साथ ही साथ जो फ्लावर्स है प्राइमरी स्टेज में ही ड्रॉप होना, साथ ही साथ जड़ों में बड़े बड़े इंजरी बन के जड़ें जो है वो काले पड़ना, ब्राउनिश होना। और हमने देखा कि जो बॉडी की स्टेम है वो क्रैक जाना या सिकुड़ जाना। और हमने देखा कि फ्रूट के साइज रिड्यूस होना या फ्रूट में कड़क बनाना। और हमने देखते हैं कि इस ठंडी की वजह से और क्या होता है, तो पूरी तरह से नया जो निकलने वाला पेड़ पौधों में पत्ते हैं, ब्रांच है, ये सारी तरह से रुक जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ठंडी में बनती है। हमने देखना है, सोचना है, इस यहाँ पे साइंस का कुछ सपोर्ट लेना है, कुछ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है और इससे हमें उभरना भी है। लॉन्ग टर्म के क्रॉप हो, शॉर्ट टर्म के क्रॉप हो, हमने शुरू में बताया सोइंग के दरमियान में जो भी दिक्कत आती है उसके लिए सोइंग में हमने परियोजना भी बताई। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि एनुअल क्रॉप में क्या दिक्कतें आती है, फ्रूट क्रॉप में क्या दिक्कतें आती है, जैसे रिप्लांटेशन से क्या दिक्कतें आती है। अगर हम पेड़ पौधे ठंडी में रिप्लांट करते हैं तो पहला क्या नुकसान होता है कि हम पेड़ पौधों को बेड पे लगाते हैं या सॉइल में रिप्लांट करते हैं तो खड्डा बनाते हैं और वहां पे लगा देते हैं। जब खड्डा बना के पेड़ पौधों को सॉइल में लगाते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ठंडी के मौसम में पौधा छोटा होता है, अगल में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, तो जो हवा ठंडी डायरेक्ट जमीन में पहुंच जाती है। हाँ, तो हमने एक देखी चीज कि जब हम छोटे पौधों को रिप्लांट करते हैं तो अगल बगल में उनके प्रोटेक्शन में कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जमीन तैयार की होती है, नई जमीन है, साफ सुथरी जमीन है और वहां पे हम ठंडी में अगर रिप्लांटेशन उसको करते हैं तो होता क्या है कि ठंडी जो है पूरी तरह से कहीं भी उनको ठंडी को नीचे जाने का कोई भी रोकने वाला ना होने की वजह से वो ठंडी डायरेक्टली एंटर हो जाती है सॉइल में, जमीन में। और सॉइल में एंटर होने से दूसरी और एक चीज नुकसान वाली क्या होती है कि जब हम पेड़ पौधा रिप्लांटेशन करते हैं तो उस पेड़ पौधे के अगल बगल की जमीन हो जाती है पूरी तरह से यानी टाइट हो जाती है, हार्ड होती है और हम पानी देके उसको कॉम्पैक्ट बनाते हैं यानी उसको एक दूसरे से बाइंडिंग करते हैं और खड्डा लेते हैं तो खड्डे में ही पोलापन आ जाता है या वहां पे जमीन क्या होती है, होल यानी पोल होती है यानी वहां खुली रहती है और वहां पे पौधा लगाते हैं, मिट्टी ढकते हैं तो क्या हो जाता है कि जैसे ड्रिप चलाते हैं और तो ड्रिप का सारा पानी यानी बहता बहता वो खड्डे में जाता है क्योंकि वहां जमीन पूरी तरह से पोली है यानी हल्की है यानी वहां पे ढीली है। ऐसे ही हवा भी वहां पे बैठ जाती है और फिर ये पेड़ पौधे पूरी तरह से अंदर जमीन के अंदर में हवा और पानी का वहां पे एक्सेस प्रभाव जब बढ़ जाता है तो वहां पे ठंडी की वजह से इंजरी भी बनती है, साथ ही इस पानी की वजह से सड़न भी बनती है और ये पौधे डाई हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि तो इस खड्डे इस दुविधा से बचने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें सबसे पहले ये चीज करनी है कि 100% उस खड्डे को ओपन नहीं रखना है और वो पोला भी नहीं रखना है। तो अगर हम प्लांटेशन अदर सीजन में करते हैं तो कुछ अलग गतिविधियों को इस्तेमाल करें, बारिश में करते हैं तो कुछ अलग करो, लेकिन ठंडी और गर्मी में करते हैं तो ठंडी में पहले क्या करो कि गड्ढे में छोटे पेड़ पौधे का रिप्लांटेशन कर रहे हैं तो 50 ml एक स्कील लेवल से लोटे से उसको पानी डालो खड्डा लेने के बाद और जो मिट्टी आपने बाहर खड्डे से निकाली उसको अंदर डाल के उसका कीचड़ बनाओ। और बड़ा अगर पेड़ पौधा जैसे केला लगाना है, पपैया लगाना है या एनुअल बड़ा कुछ क्रॉप मैंगो लगा रहे हो, नारियल लगा रहे हो तो उस हिसाब से नारियल लगा रहे हो तो 50 लीटर पानी ले लो, मैंगो लगा रहे हो तो 50 लीटर ले लो, केला लगा रहे हो तो 1 लीटर पानी ले लो। पौधे की साइज और जितना बड़ा खड्डा उतना पानी डाल के मिट्टी के साथ उसकी एक यूनिवर्सल रबड़ी यानी पानी और मिट्टी की एक 1:1 क्वांटिटी की एक रबड़ी बननी चाहिए और रबड़ी को आराम से एक हल्का से बाहर निकालो और पौधा आराम से अंदर इंसर्ट करके जितना भी उसका पॉट एरिया है यानी उसकी पॉट यानी सीड पॉट है उतना ही जमीन के अंदर रखो, बाकी वाला जो उसका स्टेम है वो पूरा खुली जमीन में रखो और उस जो कीचड़ है उसको आराम से अंदर छोड़ दो
या उसके बगल में ढकेल दो, जिससे कि पौधा आराम से, शुरू में उसको स्टैंडिंग होने के लिए दिक्कत होगी, उसको एक आध मिनट के लिए स्टैंडिंग होते होते आप सपोर्ट दीजिए, या तो फिर हल्के हाथ से खड़ा करके आप आगे निकल जाइए और गोल हाथ से हल्के हाथ से उसका जो खड्डा है उसके ऊपर जो रबड़ी पानी बना है उसको हल्के हाथ से 2 बार गोल राउंड घुमाइए, जिससे कि अगले आधे घंटे में वो खड्डा पूरी तरह से सूख जाएगा और वो टाइट हो जाएगा। टाइट होने से क्या होता है कि हवा को भी एक्सेस एंट्री नहीं है, पानी को भी एंट्री नहीं है, तो अंदर जो पॉट है उसके ऊपर दबाव बना के वहां पे हीट को प्रिजर्व किया जाता है, यानी हीट बनाई जाती है। और हीट जैसे बनती है वहां पे सारी जो जड़ें हैं उस सारी जड़ों का डॉर्मेंसी ब्रेक होता है और नई जड़ें निकलना शुरू होती है, तो पेड़ पौधा सर्वाइव हो जाता है। इससे 100% मोर्टेलिटी रुक जाती है। दूसरा एड ऑन, अभी ठंडी से प्रोटेक्शन के लिए पौधों का क्या करना है, जैसे कांदिया बाग की लागवड़ हो चुकी है, जिसको हम ठंडी की प्लांटेशन बोलते हैं, केला लगाया है, तरबूज लगाया है, कुछ भी लगाया है, पौधे लगे हैं, लगने के बाद वो सर्वाइव होने में काफी दिक्कत करते हैं। तो हमें इसको सर्वाइव के लिए क्या करना है, जैसे हमने सोइंग के लिए देखा, अभी प्लांट सर्वाइव के लिए क्या करना है, प्लांट लगाए, तो इसके लिए पहले क्या करना है कि 200 लीटर पानी में आपको फ्रेश कावडंग या डंग, कोई भी यानी प्राणी का, जो आपके पास प्राणी है जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, इसका जो फ्रेश छान है यानी कावडंग है, डंग है, इसको आपको फ्रेश लेना है। कितना लेना है, 200 लीटर पानी में 100 केजी लेना है। दूसरा क्या लेना है, 10 केजी ऐश लेनी है, राख लेनी है, वो भी लकड़ी की राख लेनी है, वो कोयले की राख नहीं लेनी है, वो पेट्रोकेमिकल से होगी, टॉक्सिक होती है। फिर प्रोटेक्शन ऑक्जेलिक एसिड यानी आप उसमें हमें कैप डालना है, इस सॉल्यूशन में कितना डालना है, तो 500 ग्राम कैप डालना है। ये कैप क्या है कि सैलिसिक एसिड का सॉल्यूशन, मोनोपार्थोन पॉलीसैलिसिक एसिड का एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। इसमें फिर गुड़ डालना है, 3 से 5 केजी के बीच में गुड़ डालना है और इस सॉल्यूशन को एक जिंसी यानी यूनिवर्सल होमोनाइज करना है। और इस सॉल्यूशन जब होमोनाइज होता है तो इसको इतना पतला करो, आराम से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते इसको इतना पतला करो कि ये आराम से कोई भी यहाँ जमे ना, जैसे स्प्रे के लिए सॉल्यूशन बनाते इतना उसको पतला बनाओ। और ये पतला जैसे बनता है उससे एक बकेट हमने ली और थोड़ा पानी डाल के उसको पतला बनाया, और इस पतला बना हुआ जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या करना है, ये जो जैसे आपके पास बकेट है, बकेट को जमीन में रखो और एक हाथ ऐसे सामने खड़े करो और ये इस लोटे से उठा के ऐसे हाथ में डाल के इसको छांटो। कैसे छांटना है पेड़ पौधों पे, तो अगर छोटे पौधे जैसे वेजिटेबल के पौधे तो छांटो, और अगर केले का पौधा है तो डायरेक्ट आप उसके ऊपर बिना हाथ की रुकावट के कम ले लो, क्वांटिटी कम लेके आपको क्या करना है, आराम से पूरे पौधे को कवर करके उसको पूरी तरह से ढकना है इस मड़ से। ये जो मड़ है, ये जो हमने स्लरी बनाई, इस स्लरी से उसको पूरी तरह से कवर करना है। और ये स्लरी जमीन के ऊपर भी कम से कम 2 से 250 ml जाए और उसका एक परत जमीन के ऊपर बने, ऊपर बॉडी के ऊपर परत बनी, जमीन के ऊपर परत बनी। इसको हमने बोलते हैं कि मैकेनिकल सॉल्यूशन। ये मैकेनिकल सॉल्यूशन हमने क्यों निकाला, जैसे कितनी भी ज्यादा ठंडिया है तो पेड़ पौधों के अगल बगल में वो कोई भी इफेक्ट ना डाले, इसलिए जमीन के ऊपर परत बनाए, और पौधों के ऊपर कोई भी परत ना बनाए, इसीलिए पौधे के ऊपर हमने कवर बनाया। ये मैकेनिकल सॉल्यूशन से आपको 100% पौधे अगले 5-6 दिन में, 8 दिन में पूरी तरह से सर्वाइव हुए दिखेंगे, कोई भी असर ठंडी का नहीं रहेगा। तो पौधे आराम से हम उसको वहां से बचा के निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपने ड्रेंचिंग डालनी है फीड के लिए, वो ड्रेंचिंग आप उसी नीचे जमीन के ऊपर जो कवर बना है इस मड़ का यानी डंग का, इसके ऊपर डालते हैं तो वो पेनिट्रेट भी करेगा, पकड़ के रखेगा, तो वेस्ट भी नहीं जाएगा और हर दिन उसको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। तो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ ठंडी के मौसम में भी हो जाएगी। अभी हमने देखा कि छोटे सोइंग के लिए क्या सोल्यूशन, प्लांट के लिए क्या सोल्यूशन। अभी हम देखते हैं कि बड़े जो भी क्रॉप है, जैसे केला बड़ा है, पपैया बड़ी हुई है, 5 महीना है, 4 महीना है, 6 महीने की है, 7 महीने की है, ऐसे बड़े बड़े जो क्रॉप है, इसमें अभी हमें क्या सोल्यूशन और दिक्कत जैसे आती है, तो ये सोल्यूशन कैसे निकालना है। इसमें क्या होता है, ये पेड़ पौधों को बाहरी, इसने पूरी जमीन को कवर किया है, इसकी वजह से सारी इसकी बॉडी पूरी तरह से ठंड में आ जाती है और पूरे बॉडी के ऊपर ठंडी की परत बन जाती है और अफेक्शन ज्यादा आता है, इफेक्ट ज्यादा बाहर से निकलता है, ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसका प्रॉब्लम इस ठंडी का बड़े पौधों के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, तो इसकी
पत्तों के ऊपर से रेस्पिरेशन रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, नया अनाज बनाना रुक जाता है, और बगल से पेशिया टूट के जो भी पानी का वहन है वो पूरी तरह से रुकता है। तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए दो तरह से सॉल्यूशन निकालना है कि जैसे अगर ठंडी ज्यादा हो चुकी है तो हमने देखा चिलिंग इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी, उसके बाद हमने देखा कि ये चिलिंग और फ्रीजिंग इसमें टेम्परेचर का भी एक पार्ट है। जैसे चिलिंग इंजरी जब 20 से 15 तक आते हैं टेम्परेचर तो चिलिंग इंजरी बनती है। 15 से नीचे जब आता है तो डायरेक्ट 10 के नीचे जब आता है, 7 के ऊपर आता है, 6 के ऊपर आता है, तो वहां फ्रीजिंग इंजरी आती है। पूरी तरह से उसका रेस्पिरेशन से लेके सारी चीजें रुक जाती है, यानी अनाज बनाना सब और पेड़ पौधे सूखना चालू हो जाते हैं। हमने देखा कि यूपी बिहार जैसे अभी एरिया से काफी किसान हमसे जुड़े हैं। ये किसान जो काफी हमसे जुड़ के जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी पेड़ पौधों में हमने देखा कि जमीन के ऊपर एक ग्रीन लेयर बनी है, हरी भरी लेयर, एक परत बन जाती है। और दूसरा क्या होता है कि वहां पे हम देखते हैं तो जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, गुजरात है, यहाँ पे ठंडी आती है तो 15-16 के बीच में आती है, 20-12-15 तक आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीजिंग इंजरी का ज्यादा दिक्कत नहीं आता है पूरे भारत में। यहाँ पे कहाँ पे? राजस्थान से नीचे। लेकिन ऊपर वाले एरिया में देखते हैं, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली के ऊपर वाले कुछ स्टेट है, यहाँ पे लेकिन ऐसे पेड़ पौधों में फ्रीजिंग इंजरी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि वहां के हिमाचल जो हिम पर्वत रांग है वो नजदीक है और वहां पे टेम्परेचर आराम से 10 के अंदर आ जाता है। तो ये किसान क्या करे? दोनों के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। जहां पे लगता है टेम्परेचर आपके मोबाइल में दिखा रहा है कि 15 से नीचे आ रहा है तो आपको फ्रीजिंग इंजरी का दिक्कत है, और 10-20 के अंदर आ रहा है 12-15 तक तो वहां पे चिलिंग इंजरी का प्रॉब्लम है। तो दोनों से बचने के लिए अलग अलग गतिविधियों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जैसे अगर जहां पे फ्रीजिंग इंजरी बन रही है और पौधे छोटे हैं, पौधे 3-4 महीने 5 महीने के अंदर के हैं, तो आपको पहले क्या करना है कि जो फ्रीजिंग की मूवमेंट यानी क्या हुआ, ऑक्सीजन कोएगुलेट हुआ है, इसको पहले फ्री करो। तो उसके लिए पहले क्या करना है, जो आपके पास काउडन से बने हुए जो क्या हमारे यहाँ गौरी बोलते हैं, तो इसको इस्तेमाल करके एक स्टील की आप छोटी सी पार्टी ले लो, इसके अंदर इसको डाल दो, इसको आराम से कोयले के साथ जला दो। कोयला भी लकड़ी का होना चाहिए। इसको जला के उसके कोयले को फुला दो। फुलाने के बाद इसके अंदर आपको अगर फ्रीजिंग या चिलिंग इंजरी हो रही है तो इसके अंदर आपको 5-10 ग्राम सल्फर की डस्ट डालनी है, और सल्फर की डस्ट को डालने के बाद उसको फिर कोयले को यानी फुलाते रहो, जिससे कि वो बर्न होना चालू हो जाए, और उसके ऊपर फिर वो काउडन की जो यानी गौरी है उसको ढक लो। इससे क्या होगा, उसका धुआं बनेगा। तो ये धुआं क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को काफी मात्रा में बढ़ाता है और नेचुरल कार्बन को फ्री करता है, जिससे कि हवा में जो कोएगुलेट हुआ ऑक्सीजन जो है वो फ्री हो जाता है, और क्रिस्टल पार्टिकल्स बने हुए जो बर्फ के परत है वो टूट के ठंडी टूट जाती है और हवा फ्री हो जाती है। तो हवा बहना चालू हो जाती है, और जो इंजरी आनी है, चिलिंग फ्रीजिंग इंजरी आनी है, वो नहीं आती है। ये पहला काम करना है। ये हर दिन करने की आवश्यकता है क्या? तो हर दिन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि 15 से अंदर टेम्परेचर आ रहा है और काफी दिन से है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, तो आप 3-3 4-4 दिन के फ्रीक्वेंसी में ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट है, पपैया है, केला है, इन सभी में ये गतिविधियां करते हैं। तो ग्रेप्स में लूज होते हैं, वाटर बेरी होती है, पिंक बेरी के अभी दिक्कतें शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशन अनाज अगर फीड जो है वो स्टेम से पास होके बेरी तक नहीं पहुंचता है तो वो लूज बनना के डिस्कनेक्ट हो जाती है बॉडी से, साथ ही क्रैकिंग जाते हैं आड़े सीधे। इन सारी चीजों के लिए आपको करना क्या है, फ्रूट पोमोग्रेनेट ये सॉरी वाटरमेलन, मास्क मिलन, इसमें क्रैक जाते हैं और डायरेक्ट क्रैक जाते हैं, उसके स्टेम भी क्रैक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सुबह सुबह जाके अभी इसके बीचों बीच से धुआं बनाना है। धुआं बनता है तो वहां से फ्रीज हुआ ऑक्सीजन पूरी तरह से फ्री हो जाता है, और वो जो विपरीत परिणाम है वो नहीं होता है। दूसरी चीज क्या करनी है, मैंने बताया आपको कि जितना आपको लगता है कि अभी ठंडी और नीचे जा रही है और हद से पार कर रही है, तो आपको उस समय में
आपके पास एक ही अस्त्र है, फ्रीजिंग और चिलिंग इंजरी में बचना है। तो सबसे जितना दिन ठंडी है उतना दिन दबा के पानी दे दो, काफी पानी छोड़ दो, फ्री फ्लड वाटर कर दो या ड्रिप से छोड़ दो, सब पानी पानी कर दो। ये पानी लेकिन कल दिया है जमीन में भेज है फिर नहीं देना, ऐसा नहीं, हर दिन देना है, क्योंकि ये पानी ही पृथ्वी के ऊपर उस वक्त ऐसा गर्म सोल्यूशन यानी मैग्नेटिक एनर्जी का सोर्स है जो एनर्जी इसके साथ डोनेट हो जाती है जमीन में, और जमीन का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर इंप्रूव होता है और उस जो प्रकोप है उस समय से हम बच जाते हैं। तो ऐसे 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो लहरें आती है, एक दिन ठंडी रुकती है तो 4 दिन रुकती है, तो एक हफ्ता रुकती है तो 11 दिन, फिर 11 दिन के बाद ठंडी नहीं रुकती है तो गैप आ ही जाता है। तो ये जब गैप मिलता है तो इस पानी को पूरी तरह से खेत से निकालो। तो कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया कि 1 एकड़ के लिए अगर फ्लड इरिगेशन है तो 1 एकड़ के लिए 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और आधा लीटर अल्कोहल मिक्स करके आपको अगर फ्लड इरिगेशन के साथ आखिरी पानी के उस दिन आज आपको लगता है कि ठंडी निकल गई तो आज एक बड़ा पानी फ्लड करो, और उसी पानी के जब खत्म होने की तैयारी है तो इसको बीच हर लाइन में पंप की नोजल निकाल के उसी कादू में यानी पानी की पीछे जो बचा हुआ थोड़ा पानी है, निकलते जाता पानी है, उसमें डाल दो तो पानी फैल के आराम से जमीन में अटका हुआ पानी को भी निकाल के ड्रेन कर देता है और पानी पूरी तरह से जमीन कड़क होना शुरू हो जाती है और फिर जमीन वराब पे यानी वापसा कंडीशन पे आनी शुरू हो जाती है। ड्रिप से छोड़ना है तो ड्रिप के आखिरी के दिन जहां ठंडी खत्म हो जाती है तो उस दिन में आपको कम पानी चला के आधा पानी करके आपको क्या करना है, 1-8 घंटा पानी चला के उस पानी में शुरुआती स्टेज पे ही सल्फ्यूरिक एसिड और आधा लीटर 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और आधा लीटर अल्कोहल को ड्रिप से छोड़ देना है, जिससे कि अटकी हुई बेड में जो भी पानी की मात्रा है उसको रास्ते बन जाते हैं और बेड से पानी बाहर आ जाता है। ये हो गया उस दूसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन स्किन प्रोटेक्शन, बॉडी की ऊपरी की हिस्से को, बड़े पेड़ की ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे करें, 2 तरह से कर सकते हैं। ठंडी की लहर अंदर आ रही है तो ठंडी की लहर अगर अंदर आती है तो अंदर आने वाली ठंडी की लहर को पूरी तरह से अंदर नहीं आने देना है। तो कैसे रोकना है, तो हमारे पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। जब पौधा लग गया है तो लगे हुए पौधे के समय में ही हमारे पास जहां भी बड़े बड़े फील्ड है, बड़े फील्ड के पत्ते, जैसे गन्ना है, गन्ने की सूखी हुई पत्ती है, पपैया की सूखी हुई पत्ती है, केले की सूखी हुई पत्ती है। केले की सूखी हुई पत्ती का तो खूबसूरत फोटोग्राफ्स मैं इसी वीडियो में डालता हूं, आप देख लेना, काफी खूबसूरत फोटोग्राफ्स आते हैं। ऐसे इससे आप वॉल बनाओ, जैसे कोई भी हम घास लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, इससे अच्छा कि इस सूखी पत्ती का अगर हमने बगल से बाउंड्री से एक पूरी तरह से फिनिशिंग बनाया कम खर्चे में, आपको 5-6 लेबर का खर्चा है और इससे क्या एक बांबू की 20-20 फीट लंबी दूर तक एक स्टेम चाहिए, नीचे ऊपर बीच में नीचे नायलॉन की धागे से उसको बांधना है बांबू की काटी को, और इसको पत्ते से एक दूसरे में पत्ता ऊपर से नीचे छोड़ देना है। ऊपर में उस ऊपर वाली इसको डोरी से बांधो या पत्ते में पत्ते, जैसे केला है तो एकदम अपने आप ही एक पत्ती ऊपर के यहाँ बांध दी, उसके बाद बीच वाले डोरी से इस जगह इस राइट लेफ्ट साइड में लेके आए और नीचे वाली डोरी में राइट साइड में, और दूसरा पत्ता उसके अपोज में फिर घुसाया, तो एक दूसरे में पत्ता घुस के उसका एक कुंपन बन जाता है। तो जैसे ही ठंडी वाला फ्रीजिंग वाला हवा आती है तो वहां पे ये सूखी पत्ती होने से वो उसको निकाल देती है और उसको फ्री कर देती है, तो अंदर कोई भी ठंडी वाली हवा नहीं जाती है। ये होता है मैकेनिकल सॉल्यूशन। ये थर्ड सॉल्यूशन है, यानी बाउंड्री फिनिशिंग बना रहे। उससे भी ऊंचे वाले जो पौधे जैसे पपैया है, केला है, ग्रेप्स है, इसमें जो ऊपर से ठंडी लगेगी, इसके लिए क्या करना चाहिए, जब ठंडी काफी 8 दिन 9 दिन 10 दिन के ऊपर जब ठंडी बैठ जाती है तो हमारे हाथ से बाहर ये ठंडी निकल जाती है, तो हमें क्या करना है, इसमें और बेटर सॉल्यूशन क्या है, तो इसमें हमें केमिकल सॉल्यूशन की आवश्यकता लग जाती है। और इस केमिकल सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारी जो ओट वाली एरिया है, स्किन वाली एरिया है, ये जब ठंडी फ्रीजिंग मोमेंट पे आ जाती है, चिलिंग इंजरी को पार कर लेती है, तब जाके फट जाती है, स्किन ओपन हो जाती है और हार्ड होके कट होनी चालू हो जाती है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पेशियां टूट जाती है और अपनी बॉडी भी काम नहीं देती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है कि इससे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और वेस्ट हो जाती है।
तो ऐसे ही पेड़ पौधों में पूरी एनर्जी इसके लड़ने के लिए निकल जाती है और पूरी बॉडी सिकुड़ जाती है। और जिससे क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि पूरी तरह से जितना भी बॉडी की ग्रोथ कंडीशन है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आखिर में हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है केमिकल सॉल्यूशन। और ये केमिकल सॉल्यूशन क्या है, यानी हम ऐसे प्रोटेक्टिव केमिकल या बायोकेमिकल एलिमेंट्स को एक स्प्रे करें कि जैसे हम पेट्रोलियम जेली लगाते हैं स्किन के ऊपर, और ये पेट्रोलियम जेली में होता क्या है, कुछ इथेरेल होता, इथिलीन होता है, इथिलीन यानी अल्कोहल होता है, और इसके साथ सिलिका होती है। और ये सिलिका क्या करती है, एकदम हल्की सी एक ऊपर बॉडी में परत बना लेती है। यह परत से ठंडी अंदर तक पहुंच नहीं पाती है। इसके लिए हमें केमिकल में सॉल्यूशन क्या लेना है, तो एक पोलैंड के रिसर्च ने जो काफी हाल ही में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और वो क्या है, कार्बन सिलिकेट। वो क्या है, कार्बन भी है और सिलिकेट भी है, यानी मोनोसिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, पॉलीसिलिसिक एसिड है। इन सारे सिलिसिक एसिड का एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो क्या करता है, कोई भी फोर्स वेदर से प्रोटेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, चिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम पर लीटर, उसमें क्लैम्पसीड 2.5 से 3 ml पर लीटर, इसमें चिलेटेड जिंक आधा ग्राम पर लीटर, इसमें हमें और क्या लेना है, तो इसमें और लेना है फास्फोरस सॉल्ट ऑफ फास्फोनिक एसिड यानी गन, इसको पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफॉस्फोनेट, जो इंजरी बनी है उसको क्योर करने के लिए वो डालना है 2 ml पर लीटर, और इसको रैपिडली स्प्रे करना है। इसको क्या करना है, रैपिडली स्प्रे करना है, जिससे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। और इसमें आपको अगर इंजरी बन चुकी है, लाल येलो धब्बे बन चुके हैं, तो इसमें आपको डालना क्या है कि 2 ml पर लीटर से बीकर। ये क्या करता है, जी बॉडी को पूरा अल्जीनिक एसिड प्रोवाइड करता है, और अल्जीनिक एसिड जैसे बॉडी में मिलता है तो बॉडी में ऑक्सीजन और एंजाइम्स काफी मात्रा में बन जाते हैं, जिससे बॉडी सॉफ्ट और सिल्की बन जाती है। और पूरी तरह से इस स्प्रे को आप 1 2 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हो। और इसमें बोरॉन भी डाल सकते हैं। बोरॉन कौन से किसानों को बोरॉन डालना है, जिसमें फ्लावरिंग है, जिसमें बर्डिंग है, जिसमें फ्रूट छोटे साइज में, वहां बोरान डाला जाए, जिससे कि बॉडी में ऑयल की जो सेल है, ऑयल ग्रंथि जो है, कोशिकाएं है, इनका मात्रा बढ़ जाती है और पूरी तरह से बॉडी ऑयली बन जाती है और बॉडी में 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो और हमने देखा है, जो उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में हमने देखा कि अभी वहां पे जो उनकी समस्या दिक्कत आ रही है, मिस्टर अमित जी बार बार मेरे संपर्क में, अमित सिंह जी काफी मेहनत कर रहे हैं किसानों के लिए। ये मेहनत इसी लेवल पे, इस जुनून से कर रहे हैं कि जैसे भगवान की सेवा भाव से जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति भाव से सेवा करते हैं, ऐसे ही वो किसानों के लिए हमारे से इतना लगन से जुड़े हैं कि वो बार बार हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और समझ रहे, समझा रहे और समझने की चेष्टा हम भी कर रहे हैं कि वहां की दिक्कत अभी क्या है। केला पपैया वाले किसानों में बड़ी मात्रा में जो नुकसान वहां पे दिख रहा है कि जो फसलें केले की फसल कट के गई है, वहां पे F1 खड़ा है, 2 महीने 2.5 महीने का, 1.5 महीने का, 1 महीने का, और नए पौधे भी लग भी चुके हैं। पानी काफी मात्रा में वहां है, किसानों में ड्रिप इरिगेशन की ना के बराबर अवेलेबिलिटी है, और ज्यादा पानी से पानी की ऊपर वाली जो परत है वो जम जाती है, और पानी के मिनरल्स जो है वहां पे मिनरल्स जम के, क्योंकि जैसे ठंडी बढ़ती है तो पानी की बहाव की मात्रा कम हो जाती है और फ्रीजिंग मूवमेंट आ जाती है, तो ऊपरी परत जम के जो एलिमेंट है, मिनरल्स है, वो क्रिस्टलाइन होने चालू हो जाते हैं, साल्ट बनने चालू हो जाते हैं, और जैसे ही वो साल्ट बनते हैं तो जम के वहां पे फंगस को बना देते हैं, तो ये फंगस ग्रीन दिखती है। तो आपके अमित जी, मुझे आपको आह्वान करना है कि किसानों को पहले अवगत करिए कि जो जिनके खेत में अभी ग्रीन ऐसे ऊपर ये परत बनी है, ये बनी हुई परत को पूरी तरह से तोड़ दो सबसे पहले, और ज्यादा से ज्यादा किसान को हम आपके फोटोग्राफ्स आएंगे तो ऐसे वीडियो बना के शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे। तो पोलन किसान ये जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी विनती करें कि जिससे हम जो भी दे रहे हैं तो कितने किसानों तक पहुंचा है नहीं है समझ में नहीं आता है, तो वो वहां उनको रीडली मैसेज पहुंच जाए। तो ऊपर वाली परत पहला तोड़ दी। तोड़ने से फायदा क्या होगा कि जमीन के अंदर की फंसी हुई हवा बाहर आएगी और पानी पेनिट्रेट होकर निकलना चालू होगा। तब तक वो पानी नहीं निकलेगा जब तक एक ग्रीन फंगस जो डेवलप हुई है, हरा भरापन दिख रहा है, जो ऊपर वाली परत है वो टूटनी चाहिए। तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपके पास जो भी कोई भी एसिड वाली वैलेंसी अपने पास उपलब्ध है, जैसे फॉस्फेरिक एसिड है,
सल्फ्यूरिक एसिड है, ऐसा कोई भी एसिड जो आपके पास उपलब्ध है। सल्फ्यूरिक एसिड है तो थोड़ा सा हार्मफुल है, संभल के आपको काम करने की आवश्यकता है। उसको पानी में डाइल्यूट करो और इस पानी को स्प्रे से, पंप से उसके ऊपर छांट दो। जो ग्रीन ऊपर की जो परत है वो सूख जाती है, तुरंत टूट जाती है। ये एसिड क्या करता है, इस सॉल्ट को तोड़ता है, और जैसे एसिड सॉल्ट टूटता है वो उसके जो ग्रीन फंगस है उसको खाना ही मिलना बंद हो जाता है, तो वो दूसरे दिन ही सूखी हुई आपको दिख जाती है। एसिड को बढ़ाओ, कैसे भी करो एसिड को बढ़ाओ। फ्लड इरिगेशन है तो इरिगेट करो, ठंडी है तो ठंडी में भी इरिगेट करो, और 3 से 4 किलो सल्फ्यूरिक एसिड को बहाओ, या फास्फोरिक एसिड को 4 से 5 किलो बहाओ। तो जितना भी पानी है फास्फोरिक एसिड का बहेगा, वहां से वो ग्रीन जो फंगस है वो टूटेगी। जहां पानी नहीं पहुंचता है बेड के ऊपर, वहां पंप में डाल के स्प्रे करो, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, अभी आपके एरिया में आपको पता है कि फ्रीजिंग मूवमेंट आने वाली है। फ्रीजिंग यानी 10 के अंदर टेम्परेचर आने वाला है, तो इधर फ्रीजिंग इंजरी बनने वाली है। तो आपको इस हद तक जो ठंडी जा रही है, इससे बड़े पत्ते वाले जो सारे क्रॉप है वो अफेक्ट होने वाले हैं। छोटे पत्ते वाले क्रॉप उसमें सर्वाइव हो भी जाएंगे, मिडिल क्रॉप भी सर्वाइव हो जाएंगे। सर्वाइव होंगे यानी इंजर्ड होंगे, रुकेंगे, ग्रोथ रुकेगी, लेकिन डाई नहीं होंगे। लेकिन केला, पपैया ऐसे जो क्रॉप है, यानी या तरबूज, खरबूज, ये क्रॉप डाई होने वाले हैं या काफी नुकसान की मात्रा कगार पर पहुंचने वाले हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको रोकने के लिए आपको अभी रैपिडली क्या करना है, उस वक्त में इस वक्त में केमिकल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अपने पास चारा नहीं है। केमिकल सॉल्यूशन मैंने अभी हाल ही में आपको बताया ही है कि केमिकल स्प्रे में क्या लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल देता हूँ। दूसरा और क्या किया जा सकता है, तो ड्रिप से सल्फ्यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट करके, जैसे ट्रीटमेंट करके यानी पहले ही सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ के, पानी छोड़ के, उसके तुरंत बाद आप डस्टिंग, जैसे ठंडी आपके एरिया में काफी बढ़ रही है, ऐसा लगता है, फ्रीजिंग की मूवमेंट को रोकने के लिए धुआं बनाओ, और उसी धुएं के साथ अगर काफी और दिक्कत हो रही है तो डस्टिंग सल्फर, डस्टिंग बिना भूले आपको ध्यान रखना है, डस्टिंग सल्फर यानी जो जमीन में डालने के लिए पाउडर मिलती है, हल्की पाउडर जो 10-15 रुपए केजी से मिलती है, उसको 1 एकड़ के लिए 10 केजी लेना है और हल्के हाथ से जमीन के ऊपर फैलाना है। उसको पत्ती पे नहीं गिरने देना है, जड़ों पे गिरने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, जमीन पे गिरने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी गीलापन है उसके ऊपर गिरना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सल्फर क्या करता है, जैसे पानी के संपर्क में जाएगा वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करा के वहां पे बॉइलिंग कंडीशन जनरेट करेगा। इस सल्फर के साथ आपको डालना है जो कली चूना है, 10 केजी सल्फर और 2 केजी कली का चूना की पाउडर लेनी है, पाउडर मिलनी चाहिए वो पाउडर। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसमें पानी नहीं डालना है नहीं तो हाथ जल जाएगा, ध्यान से रखो, इसमें पानी नहीं डालने देना है। इसको हल्के हाथ से इसमें डालने के लिए आसानी हो तो इसमें आपको राख को मिक्स करो, 50 किलो की क्वांटिटी बनाओ और इसको हल्के हाथ से पूरे खेत में फैलाओ, तो आपको 5 से 6 दिन 7 दिन तक पूरी तरह से चारों तरफ से सिक्योरिटी मिल जाएगी। सिक्योर एनवायरमेंट अपने आप बनेगा। जितना जितना पानी के संपर्क में आएगी ये सल्फर और कैल्शियम, इससे कैल्शियम सल्फाइड बनता है और पूरा गरम एनवायरमेंट बनता है। और ये गरम एनवायरमेंट क्या करता है, जो H2S को फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और ये ऑक्सीजन को फ्री करता है, और जिससे वहां पे पूरी वार्मिंग कंडीशन बनेगी और ये वार्मिंग कंडीशन आपको इस ठंडी से बचने के लिए फायदेमंद रहेगी। ये जो भी गतिविधियां करते हैं तो मास्क बना के करिए, और कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी आपके जो कंप्लेंट्स है, कमेंट है, कुछ और दिक्कत है, ये सॉल्यूशन टाइप करके हम इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। आप इसको पूरी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके नोटिंग करो, और कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें आगे भी जो ज्ञान उजागर करने का जर्नी है उसमें हम जारी है। आप सवाल खड़े कर सकते हैं, कमेंट्स में आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। धन्यवाद, आपने काफी समय से ये चीज को सारे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।